बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए के सेकंड सेमेस्टर 2022 का यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, जो कि सैन्य विज्ञान की होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। तो रिवीजन के तौर पर इस क्लास को हम लेंगे। रिवीजन मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा, पूरे के पूरे जो सिलेबस होगा, उन सभी से प्रश्नों को इसमें रखा जाएगा और उनके उत्तर को हम बड़े शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से ओवरव्यू पूरे के पूरे पेपर का जानने का प्रयास। तो महासंग्राम क्लास आप इससे पहले अलग अलग सब्जेक्ट के देखे होंगे, हर एक सब्जेक्ट का लगभग अधिकतर मैंने करवा दिया, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम मिलिट्री साइंस यानी सैन्य विज्ञान के महासंग्राम रिवीजन क्लास पर चर्चा करेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप लोगों ने तैयार कर लिया तो लगभग आपका 80% जो है तैयार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बताए जाएंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है भाई। प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर में क्या लिखिएगा? सैन्य विज्ञान। तो लिखेंगे कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। समझ रहे हैं ना बात? यानी कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? उस कला का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक कला का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? सैन्य विज्ञान के अंतर्गत। कौन सी कला का? जिस कला के द्वारा हम क्या करते हैं? कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। तो कम से कम जो है ऐसी कला या ऐसी कला का अध्ययन हम सैन्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं जिस कला के द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधन, यानी जितनी आवश्यकता होती है किसी देश को रखने के लिए, किसी राष्ट्र को रखने के लिए, किसी राज्य को रखने के लिए, तो उन सभी सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। तो इस प्रकार की कला का अध्ययन करना ही सैन्य विज्ञान कहलाता है या फिर युद्ध विज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ये हुई सैन्य विज्ञान की सिंपल सी परिभाषा, जो कि आपके समक्ष मैंने बता दी। निश्चित तौर पर आपकी समझ में आई होगी। तो सैन्य विज्ञान ये होता है आपका। और भी चीज़ों को समझने का प्रयास हम आगे चलते हैं, करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इन चीज़ों को जान लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे अब कौटिल्य ने भी कहा है कि जो है आंतरिक तथा बाह्य कोप से रक्षा करने के लिए राजा को दंड शक्ति तथा कोष को अपने अवश्य रखना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे युद्ध या फिर अपने रक्षा के लिए अपने कोई आक्रमण करे आपके ऊपर, तो उसके लिए सैन्य विज्ञान का होना परम आवश्यक है। लोगों को जागृत होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये होता है सैन्य विज्ञान। परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि सैन्य विज्ञान की दो उपयोगिताएं लिखिए। क्या क्या उपयोगिता है सैन्य विज्ञान के? यानी यूटिलिटी ऑफ मिलिट्री साइंस। क्या क्या उपयोगिता है भाई? बहुत सारी उपयोगिता। सैन्य विज्ञान चूंकि एक नवीन विषय है, इसलिए लोग इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित नहीं है अभी, और ना ही हो सके हैं। यद्यपि प्राचीन काल से लेकर के आप देखिएगा आधुनिक काल तक मानव किसी न किसी रूप में भाग लेता रहा, किसी न किसी रूप में युद्ध में भाग लेता रहा है, और इसी कारण उसने सैन्य विज्ञान से लाभ उठाया। इस तथ्य को सभी विद्वान मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा कहीं न कहीं पे जो है युद्ध सामाजिक परिवर्तन के रूप में आप देखिएगा अध्ययन किया जाता है। युद्ध सामाजिक परिवर्तन का, अगर युद्ध हो जाता है किसी देश में तो सामाजिक परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से होता है उसमें, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ पर आपको लिखने का प्रयास किया गया सैन्य विज्ञान की दो उपयोगिता। देखिए तीन यहाँ पर है। सेनाओं का प्रजा पर नियंत्रण रखना मतलब रहता है सैन्य विज्ञान से। क्या होता है? सेनाओं का प्रजा पर नियंत्रण रहता है सैन्य विज्ञान। अगर आप कोई व्यक्ति पढ़े हुए तो उसको पता लगेगा कि हाँ किस प्रकार से सैन्य चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक चीज़ें की जाती हैं, तो उनको लोग समझेंगे। वहीं युद्ध के द्वारा नवीन इतिहास का निर्माण होता है, जो है सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं पे आता है। इसके अलावा राजनीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है, राजनीति को चलाने का एक माध्यम भी कहीं ना कहीं पे सैन्य विज्ञान के द्वारा हम उपयोगिता इसकी ले सकते हैं। तो प्रजा द्वारा नियंत्रित सेना हो गई, या शांति बनाए रखने के लिए, या युद्ध द्वारा इतिहास की रचना करने के लिए, ये तमाम प्रकार के आप देखिएगा इन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। चाहे वो वैधानिक कर्तव्य या फिर नियंत्रण रखना हुआ, नागरिक सुरक्षा का ज्ञान करवाने के लिए, तो ये सब सैन्य विज्ञान की उपयोगिताएं हैं। ठीक है,
आगे देखिएगा, आपके समक्ष तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आता है ऐसा प्रश्न। प्रश्न है कि क्या सैन्य विज्ञान एक कला है? तो भाई सैन्य विज्ञान की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम युद्ध भूमि में शत्रु को अपनी कलात्मक रचना द्वारा छकाते हैं। जैसे आप देखिएगा, गोपनीय रूप से जाल बिछाना हुआ, छिपकर मोर्चे साधना हुआ, गुप्त रूप से शत्रु पर वार करना हुआ। इस दृष्टि से जब हम प्रायोगिक कार्य करते हैं तो सैन्य विज्ञान कला हो जाती है। तो कुल मिलाकर के सैन्य विज्ञान कला भी है, और सैन्य विज्ञान की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो सैन्य विज्ञान कला होने के साथ साथ एक विज्ञान भी है। तो ये कहना कि मात्र एक कला है सैन्य विज्ञान, यह भी तथ्योचित नहीं होगा, और मात्र यह कह देना कि सैन्य विज्ञान एक विज्ञान है, यह भी तथ्योचित नहीं होगा। यानी कि सैन्य विज्ञान कला भी है और एक विज्ञान भी है। सैन्य विज्ञान के जब हम उसका परिवर्तन मतलब कि अलग अलग हिसाब से उसके चेंज ज़रूर होते हैं, तो सैन्य विज्ञान कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कला भी है, और सैन्य विज्ञान क्या है? सैन्य विज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। सैन्य विज्ञान के बारे में इन चीज़ों से परिचित हो चुकी है आप, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वैसे सैन्य विज्ञान आपका दो ही शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा शब्द है भाई? और सैन्य और विज्ञान। तो इसीलिए आप देखिएगा जो है सैन्य विधि से संबंधित ज्ञान को ही हम सैन्य विज्ञान कहते हैं। सेना की आवश्यकता हर एक राष्ट्र को होती है। सेना और युद्ध परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित भी होते हैं, ठीक है। और गार्नर जो हैं इस बात में कहते हैं कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। तो ये बात किसने कही थी? गार्नर ने कही थी। हमने परिभाषा में इसको समझा बताया आपको, ठीक। इसकी उपयोगिता भी आपको हमने बता दी। तो अब इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सैन्य विज्ञान एक कला है, तो इसको आपको बताना है। तो बिल्कुल कला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक कला है। ओके, क्लियर हो गई बातें? क्या है भाई? एक ये कला है और एक विज्ञान भी है। वास्तव में सैन्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लिखना उचित ना होगा। यहाँ पर यही लिखिएगा कि कुछ विद्वान सैन्य विज्ञान को एक कला मानते हैं। कला का संबंध मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से होता है। कोई भी ज्ञान जब किसी तथ्य के विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं पे सामने आता है तो वो कला हो जाता है। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत आप देखिएगा, हम युद्ध भूमि में शत्रु को अपनी कलात्मक रचना प्रस्तुत करते हैं, कलात्मक रचना के द्वारा उसको हराते हैं। तमाम प्रकार की विधि मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बता ही दी। तो ये क्या होगा? ये तो हो गया इसका कलात्मक पक्ष। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक पक्ष की, तो युद्ध में आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कला के साथ ही साथ आप देखेंगे विज्ञान के रूप में जब हम क्या करते हैं भाई, जब हम यदि एक ओर सैन्य विज्ञान में युद्ध के सिद्धांत हैं तो दूसरी ओर क्या है? इसमें कलात्मक रूप है, चकमा देना है, छिपाव है, गोपान रूप है। लेकिन युद्ध में लामबंदी हुआ, आपूर्ति हुआ, संचरण हुआ, प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन मनन हुआ, सैन्य विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। युद्ध में सेनानायक गोपन या छलावा जैसी विधियों को अपनाता है, ये इसकी कलात्मक श्रेणी है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर समझना परम आवश्यक था। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर्म्स एंड वेपन्स ऑफ वैदिक पीरियड, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वैदिक कालीन में आप देखिएगा अस्त्र शस्त्र तमाम प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि सूक्ति, ये वैदिक काल का ही अस्त्र शस्त्र है, जिसको हम भाला कहते हैं। श्रिक को हम बल्लम कहते हैं। असी उसको हम तलवार आज के युग में कहते हैं। मुगदर होता था, दिधु होता था, असनी होता था। इन सभी जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग युद्ध भूमि में वैदिक पीरियड में यानी वैदिक काल में हुआ करते थे। ओके, ये बात ध्यान है। अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शत्रु को चकमा देने तथा सेना को फंदे में कसने का भी प्रयोग किया जाता था पहले वैदिक काल में। ढाल जो होता था सुरक्षात्मक अस्त्र शस्त्र का एक अंग हुआ करता था। वैदिक कालीन योद्धा युद्ध भूमि में केतु यानी झंडा भी ले जाते थे। इस काल में कांसे तथा तांबे के वस्त्र जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में किसका, किस धातुओं का? कांसा और तांबा, इनके जो है वस्त्र बनाए जाते थे, उन्हीं का प्रयोग होता था। तो ये चीज़ एकदम से समझ लेना परम आवश्यक है, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम जानते हैं अगला प्रश्न।
5वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है कि रामायण और महाभारत काल में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख कीजिए। रामायण तथा महाभारत काल में निम्नलिखित अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि आप देखिएगा जो है वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, मतलब कि सेंद्रास्त्र, गरुड़ास्त्र, नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र, ये तमाम प्रकार के रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र शस्त्र आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इन सभी का। ठीक है, धनुष बाण का प्रयोग भी इसके अतिरिक्त हुआ करता था। असी का, गदा का, शूल का, शक्ति, परशु, फास, वज्र का प्रयोग, तोमर का प्रयोग, क्रम, मूसल, मुगदर, परिधि, कुंत, सतघनी यानी सतघनी माने तोप, इन सभी का प्रयोग होता था। अर्जुन ने इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करके द्रोण जो है कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के आक्रमणों को सफल नहीं होने दिया था। और कहीं न कहीं पे राम ने रावण पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इन सभी अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ करता था रामायण और महाभारत काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां प्रश्न है, सैन्य विज्ञान एक विज्ञान है या एक कला है, बताएं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि वास्तव में सैन्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का ही मेल है, यानी मिला जुला है। एक ओर सैन्य विज्ञान में युद्ध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं, तो दूसरी ओर इसमें कलात्मक रूप चकमा, छिपाव, गोपन आदि रूप हैं। तो चकमा, छिपाव, गोपन ये सब क्या करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे ये कलात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं, यानी इसको कला बनाते हैं, जबकि जो इसके सिद्धांत होते हैं वो इसकी वैज्ञानिकता की ओर संकेत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि युद्ध मतलब कि जो सैन्य विज्ञान है ये विज्ञान और कला का मिला जुला एक रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि कूट युद्ध क्या होता है। कूट युद्ध क्या होता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कूट युद्ध के बारे में। तो कूट युद्ध की अच्छा महाकाव्य कालों में आप देखिएगा युद्ध मुख्य रूप से दो प्रकार के किए जाते थे। एक तो होता था कूट युद्ध और एक होता था धर्म युद्ध। देखिए कूट युद्ध यहाँ पर है, धर्म युद्ध यहाँ पर है। तो ये मतलब कि आपसे प्रश्न पूछता है कि राइट द मेन रूल्स ऑफ वार ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। एपिक पीरियड मानी महाकाव्यों के काल में युद्ध के प्रमुख नियम लिखिए, सिद्धांत क्या थे। तो उस समय धर्म युद्ध और कूट युद्ध दो प्रकार के युद्ध हुआ करते थे। जो धर्म युद्ध हुआ था उसके बारे में भी हम समझेंगे। कूट युद्ध को जान लेते हैं। कूट युद्ध जो होता था इसमें आप देखिएगा छल से, कपट से, कूटनीति से, विश्वासघात करके, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम युद्ध में जीतते थे या हारते थे, जो बात की बात है, लेकिन इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे पहले। अश्वत्थामा ने छल कपट से आधी रात के समय में आप देखिएगा धृष्टद्युम्न और उत्तमौजा और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनकी हत्या कर देते हैं। जब दुर्योधन की जंघा भीम तोड़ देते हैं, वैसे जंघा पर वार करना भी तथ्योचित नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखिएगा जो है भीम ने जंघे पर मार करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी और दुर्योधन का जंघा तोड़ा। और दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे उनका राज तिलक किया और कहा कि ये प्रधान सेनापति आज से तुम हो। उन्होंने कहा कि मैं जरूर इनको मारूंगा। और वो अश्वत्थामा के पिताजी को जो धृष्टद्युम्न था, इसने धृष्टद्युम्न जो था ये पांचाली का भाई था। अग्निकुंड से पांचाली ने द्रौपदी और ये निकला था धृष्टद्युम्न, राजा पांचाल नरेश के पुत्र थे। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य को मारने का संकल्प लेकर के पैदा हुआ था ये धृष्टद्युम्न जो था। तो लेकिन इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि महाराज द्रोणाचार्य को ये मार सके। महाराज द्रोणाचार्य के सामने 1 मिनट 2 मिनट नहीं टिक सकते थे ये सब योद्धा इस प्रकार के। तो क्या हुआ कि जब वो बैठ जाते हैं, कहा जाता है कि अश्वत्थामा हतोहता धृष्टराष्ट्र, मतलब कि जो युधिष्ठिर हैं ये भी बता देते हैं कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला मचा देते हैं, अश्वत्थामा हाथी मारा जाता है उसी को लेकर के। तो ये चीज़ें होती है। और जब द्रोणाचार्य जी बैठ जाते हैं वहीं जो है कुरुक्षेत्र में आप देखिएगा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र डाल दिया, तब ये जाता है चुपके से कूद करके उनका सर कलम कर देता है धृष्टद्युम्न। इसीलिए कहीं ना कहीं पे अश्वत्थामा के मन में ये बस गया था कि इसने मेरे पिता को छल से मारा, इसको ही मैं मारूंगा चाहे जैसे मारूं। ठीक है, उसके बाद में फिर वो बदला लेने के लिए रात में जाते हैं और तब वहीं पर सबसे पहले धृष्टद्युम्न का जो है सर काटते हैं, उसके बाद में उत्तमौजा का, उसके बाद में फिर द्रौपदी के जो 5 पुत्र होते हैं तो 5 पुत्रों की का सर काटने नहीं गया था, लेकिन वो गया था कि 5 पांडवों को मारेंगे एक ही रात में, ठीक, काम में ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जो है नारायण थे, भगवान थे, उनको ये सारी बातें पहले से पता थी। उन्होंने कहा कि चलो अब तुम वहाँ पर नहीं बैठोगे, मतलब कि आज नहीं लेटना है, चलो आज बाहर कहीं चलते हैं।
तो उनके लड़के लोग वहीं पर उनके एक एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। भीम का लड़का भीम के बिस्तर पर, अर्जुन वाला अर्जुन पर, युधिष्ठिर जी वाला युधिष्ठिर पर, इसी प्रकार से नकुल सहदेव की भी। तो ये सब लेटे हुए थे। तो अश्वत्थामा रात थी, अंधेरी रात थी, पहचान नहीं पाया और तुरंत सबका वध करते हुए चला गया। तो ये देखिएगा, ये कूट युद्ध ही, ये रात में युद्ध करना ये कूट युद्ध ही माना जाता है। ठीक है, छुप कर किसी पर वार करना ये भी कूट युद्ध है। 8वां प्रश्न देखिएगा, धर्म युद्ध के 3 नियम लिखिए। धर्म युद्ध के 3 नियम कौन कौन से? पहला नियम लिखिएगा, राजा जो होता था अपनी बात मनवाने के लिए धर्म युद्ध में दूसरे राजा की सभा में दूत भेजता था। यदि दूसरा राजा बात नहीं मानता था तो युद्ध शुरू हो जाता था। धर्म युद्ध का पहला नियम यही कि युद्ध करने से पहले एक बार जो राजा, मतलब राजा क्यों युद्ध करना चाह रहा है, इसको अपना दूत बना करके वो भेजेगा। जैसे कि भगवान मतलब हनुमान जी दूत बन करके गए थे, आप देखिएगा, और वो जो है अंगद दूत बन करके जाते हैं। देखिएगा अंगद जब पैर रखते हैं कोई नहीं उठा पाता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों को तो पता ही होगी। यही होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का एक ही नियम, पहली बात की अगर राजा जो होता था, जिस राजा का क्या काम है, अच्छा किस लिए वो साम्राज्य विस्तार के लिए कर रहा है, या आखिरकार कोई धर्मता दे करके आपको मिलाना चाह रहा है, इसको दूत जा करके बताता था। उसके बाद में अगर वो राजा मान जाता था तो युद्ध नहीं होता था, अगर नहीं मानता था तो फिर युद्ध होता था। ठीक है, तो धर्म युद्ध के मुख्य रूप से कितने नियम? कई सारे नियम होते हैं वैसे। तो पहला नियम ये। दूसरा नियम लिखिए, घुड़सवार सैनिक रथी सैनिकों पर आक्रमण नहीं करता था। जो घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक होता था, जो रथ पर बैठे हुए सैनिक होते थे, उन पर आक्रमण नहीं करते थे। यानी घुड़सवार सैनिक, रथी सैनिक यानी जो रथ पर बैठा हुआ है वो महारथी होता था, तो महारथी पर जो घुड़सवार सैनिक है वो वार नहीं करते थे। नहीं ऐसा हो कि राजा राजा लड़ रहे हैं आपस में और बगल में सैनिक 2-3-4 सैनिक जो है राजा को इधर से पीछे से इधर उधर से वार कर दे, राजा मर जाए, ऐसा नहीं होता था। ये धर्म युद्ध का यही नियम था कि आप क्या करेंगे। धर्म युद्ध मतलब है कि जो इसे घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा, ठीक है, पैदल पैदल से लड़ेंगे, रथी रथी से, महारथी महारथी से। इस प्रकार की लड़ाई, मतलब कि लड़ाई भी मतलब बराबर वालों से होती थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपसे कोई नरम है तो उससे आप युद्ध कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है युद्ध का, तो हिंसा कर रहे हो आप। फिर अगला था कि कवचधारी योद्धा से वार मतलब कि युद्ध नहीं करता था। मतलब कि कवचधारी योद्धा जो होता था वो कवच रहित योद्धा से, मतलब कि जो कवच पहने हुए है वो जो कवच पहना उसी से युद्ध करेगा। बिना कवच का वो है तो बिना कवच वाले से लड़ेगा। युद्ध में चूंकि सैनिक कई प्रकार के, किसी को कवच मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी को पगड़ियाँ मिली, किसी को मुकुट मिलता था, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। एक राजा अपने स्तर के राजा से ही युद्ध करता था, ये बात भी इसमें बताई जाती है। युद्धबंदियों से न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। विषैले हथियारों का उपयोग धर्म युद्ध के विरुद्ध था। यानी विषैले युद्ध मतलब कि जो होते थे, मतलब कि ऐसे कि ऐसा नहीं कि विषैले मतलब अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाए। 9वां प्रश्न देखिएगा, दशरथ युद्ध किनके मध्य लड़ा? दशरथ नहीं, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध आपसे पूछ रहा है किसके किसके मध्य लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध के बारे में अगर बात की जाए, वैदिक युग में लड़ा गया था। ये प्रश्न पूछा आता है कभी कभी आपसे लघुत्तरीय में कि वैदिक काल में दशराग्य युद्ध की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द दशराग्य वार ऑफ वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में आप देखिएगा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में मनमुटाव के कारण से यह युद्ध जो हुआ था, पारुश्रवी नदी जो है रावी नदी को ही कहा जाता है, उसी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें एक और राजा सुदास थे और दूसरी ओर 10 राजाओं की सेना थी, इसीलिए इसको दशराग्य युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र में मनमुटाव हो गया था किसी बात को लेकर के, और इसी कारण से राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। सुदास बड़ा वीर और प्रतापी तथा साहसी राजा था। उसने रणभूमि में 10 राजाओं को हराया और उनके नेता जो अणु थे और जो दूषण थे उन सभी को नदी में डुबो करके मार डाला। ये तमाम प्रकार की चीज़ें थी जो दशराग्य युद्ध के समय की है, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। 10 जनपद के राजाओं ने मिलकर के सुदास पर आक्रमण किया था, इसीलिए इसको दशराग्य कहा जाता है, रावी नदी के तट पर। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, महाकाव्य काल में युद्ध के क्या कारण होते थे। तो महाकाव्य काल में आप देखिएगा युद्ध के कई कारण होते थे। देखिए यहाँ पर कई जो है कारण होते थे। पहला कारण आप देखिएगा कि जनता की सुरक्षा करने के लिए या आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करने के लिए महाकाल काव्य में युद्ध हुआ करता था।
दूसरा कारण वर्ण व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जो है युद्ध करा जाता था। इसके अलावा आप देखिएगा मेरे भाई, इसके अलावा राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए भी युद्ध किया करते थे लोग। इसके अलावा यदि कोई राजा किसी राजकुमारी का अपहरण कर लेता था तो युद्ध छिड़ जाता था। उदाहरण के लिए जैसे राम रावण युद्ध हुआ, सीता के अपहरण के कारण से हुआ। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रतिशोध की अग्नि में बहुत सारे लोग जैसे कि जलते थे तो उसके बाद में युद्ध होता था। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। ओके, देखिए 11वां नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल में संपूर्ण सेना की इकाई किस रूप में विभाजित थी। मध्यकाल में संपूर्ण सेना की इकाई किस रूप में विभाजित थी। तो भैया यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हाउ वाज द यूनिट ऑफ इंटायर आर्मी डिवाइडेड ऑफ मिडबल पीरियड। तो संपूर्ण सेना जो थी वो कई इकाइयों में बटी हुई थी, जैसे कि पत्ती यानी कि एक सेनापति होता था उसको पति कहते थे, वो उसकी संख्या 1 होती थी। सेना मुख की संख्या 3 हुआ करती थी, 3 पत्ती कहते थे इनको। गुल्म जो होते थे 9 की संख्या में थे। गण 27 हुआ करते थे। वाहिनी 81 थे। पूतना जो थे वो 243 पूतना हुआ करते थे सेना में मध्यकाल में। इसके अलावा चम्मू जो होते थे वो 729 के आसपास हुआ करते थे। अनिकली की संख्या 2000 मतलब 2187 के आसपास थी। अक्षौहिणी जो सेना हुआ करती थी, अक्षौहिणी सेना की बात की जाए तो 21,870 के आसपास हुआ करती थी। ये अक्षौहिणी सेना इसीलिए कहते हैं कि इनके पास इतनी अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी माने बहुत बड़ी सेना, ठीक है, तो समझ में आ गई। अगला देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न है कि महाकाव्य काल में विदेश विभाग में क्या कार्य थे। महाकाव्य काल में विदेश विभाग में मुख्य कर्तव्य क्या थे या क्या कार्य थे। तो विदेश विभाग साम दाम दंड भेद इन 4 प्रमुख कार्यों को अपनाता था। साम में राजाओं से बातचीत की जाती थी। दाम में राजा को प्रलोभन दिया जाता था। भेद में फूट डालने का कार्य किया जाता था। और दंड में आक्रमण का भय दिखा करके राज्य को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाता था। तो ये 4 नियम होते थे। साम माने क्या होता है, पहले राजाओं से बातचीत करें। दूसरी बात दाम माने क्या होता है, राजा को थोड़ा सा प्रलोभन रुपया पैसा दे के मना लो। तीसरा फूट डाल दो उसके राज्य में, ठीक है, प्रांतीय फूट डाल दो, या इसके अलावा अगर उससे भी न माने तो आक्रमण कर दो। ये 4 चीज़ों के माध्यम से लोग अपने राज्य को विस्तारित करते थे, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद ये चीज़ क्लियर हो गई बातें। और वैसे तो आप देखिएगा विदेशी नीति संतुलन पर आधारित थी और यह नीति 6 प्रकार की हुआ करती थी विदेशों में महाकाव्य काल की खास करके। एक तो संधि, दूसरा आसन, तीसरा विग्राहक, चौथा राजा मतलब कि सामाश्रय, 5वां होता था यान और 6वां था युद्ध, ठीक। और विदेश विभाग आप देखिएगा तो साम दाम दंड भेद इन्हीं 4 पर होता था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे समझते हैं। 13वां प्रश्न आपके समक्ष है, रथी सेना किस प्रकार की होती थी। तो रथी सेना में आप देखिएगा रथोदर, रथ, अतिरथ, अर्धरथ, महारथ और रणथूथप ये सभी पदाधिकारी हुआ करते थे। रथी धनुष बाण से युद्ध करके शत्रु सेना में खलबली मचा देता था। रथी मतलब रथ भी 3 प्रकार के होते थे। कैसे कैसे रथ होते थे भाई, एक तो शैक्षिक रथ हुआ करता था, एक अग्रगामी रथ हुआ करता था और एक जो है भौतिक रथ हुआ करता था। ये 3 प्रकार के रथ हुआ करते थे और रथी सेना मुख्य सेना मानी जाती थी। तो ये एक प्रकार से प्रारंभ में योद्धा तथा रथी एक ही व्यक्ति हुआ करता था, परंतु जब समय बदला तो उसके बाद में रथ पर 2 व्यक्ति होने लगे। रामायण में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि रथी लगाम को मुंह से पकड़कर अकेले ही युद्ध करते थे। रथी सेना में रथोदर ये सब पहले बाद में आए। तो आप देखिएगा पहले मुंह से पकड़ करके लगाम को लोग लड़ा करते थे, लेकिन बाद में 2 लोग रथ पर बैठे, एक तो सारथी और एक महारथी, ठीक है। सारथी ऐसे अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे और अर्जुन उस समय क्या थे, महारथी थे, ठीक। 14वां प्रश्न देखिएगा, महाकाव्य काल के युद्धों की 2 विशेषताएं बताइए। तो महाकाव्य काल की बात की जाए तो युद्धों की कई सारी विशेषताएं हैं। उनमें से 2 विशेषताएं जो बढ़िया हैं वो आपके समक्ष यहाँ पर लिखी हुई हैं। महाकाव्य काल बोले या कहीं न कहीं पे महाकाव्य काल या रामायण और महाभारत काल, ये दोनों बातें एक ही। महाकाव्य काल ही रामायण और महाभारत, चूँकि ये दोनों महाकाव्य ही हैं और इसीलिए इसको महाकाव्य काल कहा गया जब रामायण और महाभारत की ये सब रचना। तो इसमें देखिएगा 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं या 2 विशेषताएं ऐसे एग्जाम में पूछेगा। यानी कि
स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। पहले ये युद्ध विशाल सेनाओं के मध्य लड़े जाते थे, बड़ी सेनाओं के बीच में युद्ध लड़े जाते थे मध्यकाल के। इसके अलावा युद्ध हुए क्षत्रिय मतलब कि युद्ध हुए क्षत्रियों के बाहुबल के परिचायक हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पे युद्ध ये क्षत्रियों के परिचायक हुआ करते थे और युद्ध विशाल शक्तियों के बीच में लड़े जाते थे। दोनों युद्धों में तत्कालीन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। दोनों युद्धों में मल्ल युद्ध का भी प्रयोग किया जाता था कभी कभी। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो जैसे कि युद्ध क्षत्रियों के बाहुबल के परिचायक थे, युद्ध में सुसंगठित, प्रशिक्षित, युद्ध कुशल और कूटनीतिज्ञ सेनापति हुआ करते थे। वही लोग सेना का संचालन किया करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। 15वां प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, चतुरंग बल क्या था? महाकाव्य काल में सेना के 4 अंग हुआ करते थे। पहला होता था पैदल लोग हुआ करते थे। चतुरंग में पहले कुछ पैदल लोग होते थे, कुछ रथ पर सवार होते थे, कुछ घोड़ों पर यानी अश्व पर सवार होते थे, कुछ गज पर यानी तो ये देखिए कुछ गज सेना, कुछ अश्व सेना, कुछ रथी सेना, कुछ पैदल सेना। ये 4 को ही हम क्या कहते हैं? इसी को चतुरंगड़ी सेना कहते हैं, यानी चतुरंग बल। चतुरांगड़ी सेना चतुरंग बल कहते हैं इसी को, चतुरंग बल। समझ में आ गई बातें? पैदल, रथ, अश्व और गज वाली सेना को। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य काल में कितने प्रकार की सेनाएं होती थी? तो मौर्य काल में मुख्य रूप से 8 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है। पहले रथी, दूसरे गज, तीसरे अश्व, चौथे पैदल, जो छठवें होते थे जल में युद्ध करने वाले। रथी, गज, अश्व, पैदल, जल, रसद व यातायात और गुप्तचर और क्षेत्रीय दिग्दर्शक यानी कि जो रास्ता जानते हो ज़्यादा वो गुप्तचर हुआ करते थे, जो सूचना देते थे इधर उधर की। इसी प्रकार से यातायात करने के लिए कहीं पर दूर जाना हुआ तो उसके लिए भी कुछ लोग हुआ करते थे जिनको सारी चीज़ें पता हुआ करती थी। तो ये तमाम प्रकार की सेना में भी भर्ती हुआ करती थी। 17वां प्रश्न देखिएगा, अर्थ प्रश्न है, अर्थशास्त्र में हाथियों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रकार बताए गए हैं? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की बात की जाए मेरे भाई, अर्थशास्त्र की बात की जाए, वैसे जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। इसमें जो है हाथियों के प्रशिक्षण के जो है मुख्य रूप से जैसे उपस्थान के द्वारा, समवर्तन के द्वारा, समयान के द्वारा, बंधवध के द्वारा, हस्ती युद्ध के द्वारा, नगरयान के द्वारा, इसके द्वारा जो है हथियारों के प्रशिक्षण के प्रकार हुआ करते थे ये सब। 18वां प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य का राजमंडल के सिद्धांत क्या है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में साड्य जो है खाड्य गुण नामक अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, राजनय एवं विदेश नीति के संबंध में वर्णन किया गया। इसे राजमंडल सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कौटिल्य का एक प्रकार से ये कुछ दर्शन थे जो कि मैंने आपको बताया। और कौटिल्य मुख्य रूप से बड़े ही कहीं न कहीं पे विद्वान रहे हैं, विद्वान के साथ साथ कुशल कूटनीतिज्ञ रहे हैं। सैन्य संगठन में इन्होंने आप देखिएगा आचार्य कौटिल्य ने सेना संगठन के लिए पैदल, रथ, अश्व और गज 4 जो है बलों का वर्णन किया था। इसी को हम चतुरंग बल कहते हैं। यह 4 सहायक बल का उल्लेख जैसे नौबल, विशिष्ट बल, चर बल, देशिक बल, इस प्रकार की चीज़ें। और चतुरंग बल में अश्व सेना प्रथम कोटि की मानी जाती थी क्योंकि इस सेना में गतिशीलता का गुण पाया जाता था। दूसरी कोटि की सेना गज सेना हुआ करती थी। घुड़सवार सेना उचित भूमि की खोज करके आगे का मार्ग बनाती थी। पैदल सेना भूमि पर अधिकार करती थी। ये तमाम प्रकार की नीतियाँ हुआ करती थी। 19वां प्रश्न है जो है, विजिगीषु राजा कौन है? विजिगीषु राजा कौन है? तो विजय की इच्छा रखने वाला, विजिगीषु राजा विजय की इच्छा रखने वाला, आत्मसंपन्न, प्रकृति संपन्न, नीति का आश्रय लेने वाला राजा विजिगीषु राजा कहलाता था। ओके, आगे समझते हैं। मृतक बल क्या था भाई? 20 नंबर प्रश्न, मृतक बल क्या था? यह सेना वेतन भोगी सेना हुआ करती थी जिसका प्रयोग मौल बल के कम हो जाने पर किया जाता था। मौल बल के कम हो जाने पर आप देखिएगा तो इस सेना का वेतन भोगी सेना जो हुआ करती थी, यानी मृतक बल, जो कि एक प्रकार से वेतन तो मिलता है लेकिन खड़ी रहती है, हमेशा कुछ काम लायक नहीं है, तो उस प्रकार की सेना का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, आगे समझते हैं। मौल बल समझते हैं क्या है मौल बल? यह सेना अस्थायी रूप से राजधानी सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। इसमें नियमित वेतन मिलता था। किसमें? मौल बल में। इसके अलावा जो है औदक दुर्ग किस प्रकार का किला था? तो चारों ओर स्वाभाविक जल इसके था। नदी तालाब से घिरा द्वीप की भांति प्रतीत होने वाला दुर्ग जो हुआ करता था, इसी को औदक दुर्ग कहते थे, ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। चारों तरफ जल है, बीच में
वहीं पर लोग मतलब कि वो दुर्ग है, मतलब बीच में रहते हैं लोग, बाकी किनारे दुर्ग है। अमित्र बल किसे कहते हैं? इसको शत्रु सेना भी कहा जाता था। शत्रु राजा की पराजित होने के बाद में अपने अधिकार में ली गई जो शत्रु सेना होती थी उसी को अमित्र बल कहा जाता था। तो अमित्र बल माने ऐसी सेना जिसको हमने जीत लिया है और उसकी सेना, राजा को मार दिया तो सेना इधर उधर भाग रही, तो कुछ सेना उसको हमने रख लिया अपने राज्य में, दरबार में या कहीं पर भी रखा, तो उसी को अमित्र बल कहते थे क्योंकि वो शत्रु सेना थी। 24 नंबर, लेकिन अब इन्हीं की सेना थी, यानी जिसके पास होगी उसी की सेना होगी। अगला प्रश्न है अटवी बल क्या था? तो यह सेना लूटपाट करने वाली असभ्य एवं जंगली जातियों के लोगों द्वारा निर्मित हुआ करती थी। कौन? अटली जो बल हुआ करता था, किसके द्वारा? लूटपाट करने वाली जो असभ्य और जंगली जातियां थी उनके द्वारा बनाई गई थी। 25 नंबर पर देखिएगा, वन दुर्ग किसे कहते थे? तो चारों ओर दलहन और कांटेदार झाड़ियों में घिरे दुर्ग को हम वन दुर्ग कहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, मनुस्मृति के अनुसार राजदूत के क्या कार्य हैं? तो मैत्री संबंधों की स्थापना करना राजदूत का कार्य है। शत्रु सैन्य को नष्ट करने के उपाय ढूंढना, ये भी मनुस्मृति के अनुसार राजपूत के कर्तव्य हैं। शत्रु पक्ष की गतिविधि पर नज़र रखना, ये भी जो है राजदूत के ही कार्य हुआ करते थे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 27वां नंबर देखिएगा, राजपूतों का सैन्य संगठन कैसा था? तो राजपूतों का सैन्य संगठन कैसा था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। राजपूतों का सैन्य संगठन कैसा था? देखिए, राजपूतों का सैन्य संगठन जागीरदारी प्रथा के ऊपर निर्भर हुआ करता था। उनके पास अस्थायी सेना नहीं रहती थी। युद्ध के समय सामंत तथा जागीरदार अपनी अपनी सेना को लेकर के उपस्थित हो जाते थे। राजपूतों की सेना के 3 प्रमुख भाग हुआ करते थे। कौन कौन से? पहले तो पैदल सेना हुआ करती थी। दूसरी सेना जो होती थी वो घोड़ों पर बैठती थी, यानी घुड़सवार हुआ करते थे। और तीसरी हाथी वाले, यानी कि पैदल, घुड़सवार और हाथी, यानी गज सेना। ये 3 सेनाएं हुआ करती थी, त्रिमुखी वार करते थे ये लोग। अगला है आपका 28 नंबर प्रश्न, हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था किन किन बातों पर आधारित थी? तो हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था निम्नलिखित बातों पर आधारित थी। पहली बात कौन सी थी? सैन्य संगठन। दूसरी बात सैनिक भर्ती। तीसरी बात वेतन आदि की व्यवस्था होती थी। सैनिकों का प्रशिक्षण किया जाता था हर्षकाल के समय में, मतलब हर्ष के समय में। इसके अलावा शस्त्र अस्त्रों की व्यवस्था हुआ करती थी। किलेबंदी करते थे लोग। युद्ध यात्रा और वाद्य यंत्र का भी विकास इसके शासनकाल में हुआ, हर्षवर्धन के। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में युद्ध कला की या सैन्य व्यवस्था की बातें थी जो मैंने बताई। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर, राजपूतों की हार के प्रमुख कारण क्या थे? तो हिंदुओं के मुकाबले तुर्कों के अश्वारोही अधिक प्रशिक्षित हुआ करते थे। तो हिंदुओं के मुकाबले तुर्कों के जो अश्वारोही हुआ करते थे वो अधिक प्रशिक्षित हुआ करते थे। राजपूतों के समरतंत्र पिछड़ा हुआ करता था। संगठन की कमी थी। घमंड की भावना अधिक हुआ करती थी। वे मुसलमानों से अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे और कहीं न कहीं पे यही अपने शत्रुओं को हल्का समझा, अपने आप को बहुत ज़्यादा वीर समझ लिया और कहीं न कहीं पे यही पराजय का जो है सामना करना पड़ा राजपूतों को। ठीक है, तो राजपूतों की हार के यही सारे प्रमुख कारण थे। इसके अलावा युद्ध भूमि में हाथियों के विपरीत कार्य किया इन लोगों ने, ये भी इनके कारण रहा हार का। ये सब जो है राजपूतों के हार के कारण थे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजपूत कौन थे? राजपूत शब्द, वैसे ये शब्द है राजपुत्र का। ठीक है, राजपूत मतलब राजपुत्र, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। अपभ्रंश है। मूल रूप से वे आर्यों के योद्धा वर्ग के हुआ करते थे राजपूत। राजपूत क्षत्रिय जाति का एक शाखा हुआ करते थे। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के होने के साथ साथ वे उजड़ मरुस्थल में, जो राजस्थान अर्थात राजपूतों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुँचना पड़ा था इन लोगों को। और राजपूतों का इतिहास राजस्थान के इतिहास का ही एक पर्याप्त रूप माना जा सकता है। तो ये थे राजपूत। 31 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, सैनिकों को वेतन किस प्रकार मिलता था? ये एक प्रकार से आपके पूरे के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू आपको मिल रहा है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप
तमाम सारी जानकारी पा रहे हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले। सैनिकों को वेतन, जागीर और भूमि से कर अर्थात लगान की छूट के रूप में मिलता था। कुछ सैनिकों को विशेषकर लड़ाई के समय भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को नगद रूप में वेतन दिया जाता था। कुछ ऐसे सैनिक हुआ करते थे जिनके वेतन का भुगतान फसल के समय जिन्स मतलब कि के रूप में दिया जाता था, अर्थात अनाज आदि दे करके उनको जो है मतलब कि वो किया जाता था, क्या बोलते हैं, राजी किया जाता था। ठीक है, तो कई प्रकार के लोग हुआ करते थे। किसी को ज़मीन कर दिया जाता था तो इस प्रकार से कर में छूट दे दे। प्रश्न है, राजपूतों के दुर्ग कैसे थे? राजपूतों के दुर्ग कैसे थे भाई? राजपूतों के दुर्ग बहुत मजबूत हुआ करते थे, कला की दृष्टि से अत्यंत उत्तम थे। अकबर की विशाल सेना चित्तौड़ के किले को बिना बारूद के नहीं जीत सकी। सभी राजपूत राजाओं ने राज्य में किले होते थे, हर एक राजा के राज्य में किले हुआ करते थे। आज भी राजस्थान में आप देखिएगा तमाम सारे जो है किले आपको दिखाई पड़ेंगे और भूत की स्मृति दिलाते हैं। प्राचीन काल के बारे में आप देखिएगा, बड़े बड़े किले बने हुए वहाँ पर। 33 नंबर प्रश्न है, राजपूत सेना के मुख्य हथियार कौन से थे? तो राजपूतों की सेना में मुख्य हथियार तलवार और भाला हुआ करते थे, जिनके प्रयोग में वे बहुत प्रवीण और कुशल हुआ करते थे, इसलिए वे मुठभेड़ की लड़ाई में बहुत योग्य थे। कुछ सैनिक धनुष बाण का प्रयोग किया करते थे, परंतु उनके बाण जो है अधिक तक मार करने वाले नहीं थे, मतलब अधिक दूर तक मार नहीं कर पाते थे, तो ये इसकी कहीं ना कहीं पे कमी रही। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी काल में अश्वारोही का वेतन कितना था? तो घुड़सवार सैनिकों का वेतन 234 टका वार्षिक हुआ करता था और घोड़ों के लिए 78 टका अलग से दिया जाता था। तो घुड़सवार सैनिकों का कुल मिलाकर के 234 आदमी को, और घोड़ा जो साथ लाएगा उसको 78 और, तो घुड़सवार सैनिक कुल मिलाकर कितने हुआ करते थे? 8 और 4 12 के 2 हासिल आई 1 7 3 7 3 कितना होते 10 और 1 11 और एक बचा हासिल 2 1 3 312 रुपये एक साल में मिलता था उन लोगों को। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किस समय काल की बात है भाई ये? किस समय काल? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल की। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, आपने इसको तो पढ़ा ही होगा, हमने बताया तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और जो है किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में। और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 एक साल के बाद में ही हुआ था और इसी कारणों से हुआ था, आप देखिएगा। ठीक है, इसी कारणों से मतलब कि उसी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अभी मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान, उसमें आप देख सकते हो इस सभी युद्धों को दिखाया गया है। ठीक, तो ये तराइन के युद्धों के बारे में हमने बता दिया। आगे समझते हैं। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखिए। राजकुमारी संयोगिता कौन थी? राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई जयचंद की पुत्री थी। और आप देखा होगा संयोगिता स्वयंवर भी होता है और वहीं से जो है उठा ले जाते हैं। ठीक है, जयचंद की पुत्री को कौन उठा ले जाता है? पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि उनकी मर्जी से ले जाते हैं। अगला प्रश्न, तराइन नामक स्थान की स्थिति बताइए। तो भटिंडा से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा थानेश्वर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में करनार जनपद पड़ता है, उसी में स्थित है भटिंडा। तरावड़ी गांव को तराइन का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये तराइन मतलब कि तराइन कहते हैं उसी को, तरावड़ी गांव को ही। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल किसे कहते हैं? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका गुलाम होता है, उसने शासन भार संभाला और वहीं से लेकर के दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और 1526 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी होता है, उसका काल जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो सल्तनत काल जो है समाप्त हो जाता है। यानी इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? इब्राहिम लोदी को हराते हैं आकर के कौन?
जो है बाबर आता है वो हराता है इब्राहिम लोदी को, और वहीं से 1526 से मुगल वंश की स्थापना भारत में शुरू हो जाती है। नहीं तो उससे पहले सल्तनत काल भारत में था। 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो समय काल है सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक। 39 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, जिसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को राज्यभार संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश कैसे खत्म हुआ? 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोधी वंश का अंत कर दिया और मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दिया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, जब वह पोलो खेलते मतलब कि पोलो खेल रहा था, उसी समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिएगा जो सैनिक संगठन था वो कैसा था, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो इसका सैनिक संगठन वैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम सारे ढंग के सैन्य संगठन थे। पहला था सन 1752 ईस्वी में कंपनी ने सैनिकों की एक ग्रेनेडर कंपनी बनाई थी। इसमें कई बटालियनें हुआ करती थी। दूसरी बात, एक ग्रेनेडर कंपनी 8 कंपनी में बटी हुई थी, यानी विभाजित थी। इसके अलावा भारतीय बटालियनों के सभी अधिकारी अंग्रेज होते थे। इसके अलावा जूनियर अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिया करते थे। ये चीज़ें इसमें थी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की लड़ाई के 2 प्रमुख सैनिक कारण बताइए। 1857 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, जो क्रांति हुई थी, इसके 2 कारण बताइए, वो सैनिक कारण बताइए। पहला सैनिक कारण ये है मेरे भाई, पहला सैनिक कारण कौन सा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो है वह फर्स्ट एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम लोग कहते हैं वो। तो सैनिकों को बिना कोई भत्ता दिए दूर के प्रदेशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, अतः वे मनोयोग से कार्य नहीं कर पाते थे, तो ये उनके मन में खटक रहा था। ठीक है। और दूसरी बात ये कि योग्य तथा अनुभवी अधिकारियों को समय समय पर अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, अतः सेना में उचित नेतृत्व की कमी हो जाती थी। अंग्रेज भारतीय अफसरों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। ये तमाम प्रकार के कारण हैं जो कि सैनिक कारण होते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। इसके अलावा और भी तमाम सारे कारण, जैसे बंगाल की सेना में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं, उसके ब्राह्मण थे। ये लोग कट्टरपंथी थे, इस कारण अनुशासनहीनता बनी रहती थी। इसके अलावा सिपाही तथा जो अधिकारी हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखा करते थे। सिपाही चूँकि भारतीय होते थे, अधिकारी रैंक पर अंग्रेज लोग हुआ करते थे, तो हमेशा शंका की दृष्टि से सिपाहियों को देखा करते थे, तो इससे भी जलन की भावना मन में। इसके अलावा चर्बीदार कारतूस हुआ करते थे, उनके कारण से हिंदू और मुसलमान सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क उठे। मंगल पांडे उसमें बड़े फेमस हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मंगल पांडे की मूवी भी बनी हुई है, देख लीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड रॉबिन्सन के सुधार क्या थे? देखिए, लॉर्ड रॉबिन्स के सुधार की अगर हम बात करें, लॉर्ड रॉबिन्स जो हैं ये सेना अध्यक्ष थे 1921-22 के आसपास। इन्होंने कुछ सुधार किए थे। पहला सुधार किया था कि भारतीय सेना को 4 कमांडों, उत्तरी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड में बांट दिया गया था। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये थी मेरे भाई, दूसरी बात ये थी कि घुड़सवार सेना में 21 रेजिमेंटी बनाई गई थी। किसमें? घुड़सवार सेना में 21 रेजिमेंट बनाई गई थी। इसके अलावा सेना के 3 मुख्य वर्ग हुआ करते थे, एक लड़ाकू सेना होती थी, एक सहायक सेना हुआ करती थी और एक आंतरिक सुरक्षा बल बनाए गए थे। ठीक, तो ये इस प्रकार की सुधार किया था लॉर्ड रॉबिन्स ने। इसके अलावा भारतीय सेना में यांत्रिक परिवहन की स्थापना की गई थी, स्टाफ और कमांड प्रणाली का पुनर्गठन किया गया, युद्ध सामग्री के नियम के लिए अलग से विभाग भी खोला गया था। लॉर्ड रॉबिन्स के सुधार में ही आता है ये सब चीज़ें। ओके। 45वां नंबर प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों की सेना को भारतीय सेना क्यों नहीं कहा जा सकता है? अंग्रेजों की सेना को भारतीय सेना क्यों नहीं कहा जा सकता है? बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना को किन कारणों से राष्ट्रीय सेना नहीं कहा जा सकता?
तो ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो क्यों नहीं कहा सकता, इसको समझ लिए थोड़ा सा। क्योंकि राष्ट्रीय सेना जो हुआ करती है अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए संगठित की जाती है, परंतु ब्रिटिशकालीन जो सेना थी ये अंग्रेजों के संरक्षण के लिए संगठित की गई थी। दूसरी बात है कि ब्रिटेन के साम्राज्य की हर प्रकार से रक्षा का उस काल की सेना का उद्देश्य हुआ करता था। ब्रिटेन में अगर कोनो देश हमला कर रहा तो भारत से यहाँ से सेना जाती थी। इसके अलावा ब्रिटिश काल में सेना से केवल लड़ाकू जातियों के जवानों को भर्ती किया जाता था, अन्य जातियों के लिए सेना के द्वार बंद कर दिए गए थे। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना राष्ट्रीय सेना नहीं थी, ये इस बात के प्रमाण हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 46 नंबर प्रश्न है कि सैन्य संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सैन्य संगठन के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य तो है कि सैन्य संगठन का पहला सिद्धांत क्या होता है? पहला सिद्धांत उद्देश्य होता है, यानी किस उद्देश्य के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सशस्त्र सेना का उद्देश्य देश की आंतरिक शक्ति करना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, संकट के समय सहायता करना, ये सब उद्देश्य हुआ करते हैं। ठीक, तो ये हुआ। दूसरा उद्देश्य स्वरूप ये है कि संगठन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता हो। या इसके अलावा और अगर आप जो है जानना चाहें तो और भी हो सकती है, जैसे कि संगठन निमंत्रण जन्य तथा प्रशासन में अस्थायित्व की भावना होनी चाहिए। प्रशासन में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया जाता है ताकि सैनिकों को असुविधा ना हो। ये तमाम प्रकार के उद्देश्य होते हैं सैन्य संगठन के। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। वर्तमान भारत देश की सेना का संगठन बताइए। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे भारत में आधुनिक भारत की बात की जाए, आधुनिक भारत में प्रतिरक्षा व्यवस्था, आपसे प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था में कौन कौन से अंग उपस्थित हैं, या वर्तमान भारत देश की सेना का संगठन बताइए। तो यही आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चूँकि अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ उप प्रधानमंत्री मतलब उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा मंत्री, ठीक है, उपराष्ट्र मंत्री, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम प्रकार के सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंडर में ही होते हैं। उसके बाद परामर्शदाता के रूप में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री सचिव होते हैं। प्रतिरक्षा वित्त सलाहकार होते हैं। वैज्ञानिक सलाहकार प्रतिरक्षा, ये तमाम प्रकार के लोग होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। तो ये सब वर्तमान भारत की सेना संगठन है। अगला प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में संतुलन की दृष्टि से क्या कमियां थी? तो क्या कमियां थी भाई ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में संतुलन की दृष्टि से? जैसे ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में किसी प्रकार का संतुलन बिल्कुल भी नहीं था। पैदल सेना के साथ साथ भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए नौसेना की जरूरत थी। इसी प्रकार वायुसेना भी आवश्यक थी, परंतु विदेशी तथा धूर्त अंग्रेजों ने भारतीय सेना में तीनों सेनाओं का मेल कभी नहीं होने दिया। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने स्थल सेना को ही बढ़ावा दिया। ये इसकी प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय सेना में संतुलन की दृष्टि में सारी कमियां मानी जा सकती हैं। 49 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, एक बार सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। प्रश्न है कि वायसराय कमीशन्ड अफसर क्या थे? वायसराय कमीशन्ड जो अफसर थे वो क्या थे? तो वायसराय कमीशन्ड अफसरों में एक नवीन श्रेणी बनाई गई जो अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय सैनिकों के बीच कड़ी का कार्य करते थे। तो जो वायसराय कमीशन्ड थे वो अफसर भारतीय सैनिक और जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनके बीच में काम किया करते थे, ताकि जो है उन दोनों का तालमेल गड़बड़ा ना सके। अगला प्रश्न देखेंगे, 50वां नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण लिखिए। 1857 के सैनिक कारण आपसे पूछ रहा है, सैनिक कारण तो हमने आपको बता ही दिया पहले से। आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष गिस्टर मैगल्स ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद की घोषणा की और ईसाई धर्म के प्रचार पर काफ़ी जोर दिया और कहा कि भगवान ने हमें भारत विशाल साम्राज्य इसीलिए सौंपा है कि हम भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का ध्वजा फहरा सकें। अंग्रेजों के इस तरह के विचार भारतीयों को अप्रिय लगना स्वाभाविक हो गए और ये सैनिक कारण ही एक प्रकार से
कहीं ना कहीं पे ये धार्मिक कारण आप मान सकते हो। ठीक है, ये देखिए कि थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये धार्मिक कारण आप लिख लीजिएगा, ये धार्मिक कारण ये वाला लिखिएगा, ये धार्मिक कारण है। और आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे ये सैनिक कारण में आप लिख सकते हो 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण, जो इसको सैनिक कारण कर लीजिएगा। तो भारतीय सैनिकों की भर्ती, वेतन या अन्य सुविधाएं अंग्रेजों के समान नहीं थी। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजों को भर्ती के समय वाउंटी की एक रकम दी जाती थी, जबकि भारतीयों को नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों को सैनिक छावनियों में बैरक मिलती थी, जबकि भारतीयों को अपने झोपड़े स्वयं बनाने पड़ते थे। भारतीयों को अभियान के समय एक झोले में भरी बोझ ढोकर लेना, मतलब कि ढोकर ले जाना पड़ता था, जबकि अंग्रेजों की सिपाही बिना बोझ ही लिए चलते थे। तो तमाम प्रकार के भेदभाव सैनिकों के साथ हुआ करते थे, इसलिए सैनिक विद्रोह के कारण थे। तो ये सैनिक विद्रोह यहाँ पर कर लीजिएगा, ये इसको धार्मिक ये कारण नहीं है, सैनिक कारण लिख लीजिएगा। ठीक है, सैनिक कारण और धार्मिक कारण यहाँ पर कर लीजिएगा, सैनिक कारण को यहाँ पर धार्मिक कारण का उत्तर। ओके, प्रश्न आपके समक्ष 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखिए। तो सिक्कों पर दिल्ली शासक का नाम हटा देना और सम्राट को नजर भेंट किए जाने की प्रथा को बंद कर देना, गवर्नर जनरल सन 1856 ईस्वी में शहजादे जमाखत के विरुद्ध मिर्जा कोयांस को युवराज स्वीकार किया जाना, मिर्जा कोयांस के साथ साथ तीन शर्तों, बादशाह के स्थान पर उसे शहजादा कहा जाएगा, उसे दिल्ली का किला खाली करना होगा, उसे 1 लाख रुपए मासिक के स्थान पर 15,000 रुपये मासिक खर्च के रूप में मिला करेगा, हस्ताक्षर करा जाना। ये सब प्रमुख विशेषताएं थी, प्रमुख कारण थे जिनके कारण से राजनीतिक जो है प्रकार से विद्रोह हुआ। राजनीतिक कारण ये सब थे 1857 विद्रोह के। 53 प्रश्न देखिए, 53 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना किन किन देशों से लड़ी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप देखिएगा मेसोपोटामिया से, फ्रांस, बेल्जियम, बैलेस्टाइन, मिस्र, सूडान, अदन, लाल सागर, गल्फ, ओमान, इन सभी देशों की सेनाओं से प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने लड़ा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में भारतीयों को प्राप्त सर्वोच्च पद कौन सा था। ब्रिटिशकालीन सेना में भारतीयों को जो सबसे ऊंचा पद प्राप्त था वो कौन सा था। तो भारतीयों के लिए सर्वोच्च पद घुड़सवार सेना के रिसालदार मेजर का ही था। पैदल सेना में यही पद सूबेदार मेजर कहा जाता था। तो ये सबसे बड़ा पद था जिस पर भारतीय हो सकते थे, इससे ऊंचा नहीं हो सकते थे भारतीय सैनिक। अगला प्रश्न था रायलसीमैन सैनिक कौन थे। तो बम्बई की सुरक्षा के लिए रायल 36 फुट सैनिक टुकड़ी स्थापित की गई और इन्हीं सैनिकों को रायलसीमैन कहा जाता था। तो ये रायलसीमैन सैनिक हुआ करते थे। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग, ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में अनुसंतुलन या असंतुलन क्यों था। तो ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में असंतुलन का कारण अंग्रेजों की धूर्तता थी। उन्होंने नौसेना व वायुसेना का विकास ही नहीं किया, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए केवल थल सेना को ही बढ़ावा दिया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें थीं जो कि ये सब होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आपसे 57 नंबर है, कश्मीर के भारत में विलय पर दस्तखत जो हुआ था वो कब हुआ था। यानी कि कश्मीर के भारत में विलय के लिए क्या क्या कार्रवाई हुई थी, यानी दस्तखत किस प्रकार से हुआ था। तो 26 अक्टूबर का बात है। 26 अक्टूबर को 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय के कागजों पर दस्तखत किए थे। ओके, अंग्रेजों ने भारत को 2 देशों में बांटने के बाद यहाँ की रियासतों को यूं ही छोड़ दिया और उन रियासतों में कश्मीर भी एक बड़ी रियासत थी जिस पर राजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था। कश्मीर में लगभग 66% जनता जो थी वो मुस्लिम धर्म को मानती थी। राजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ कूटनीति चालें चली और उसने दोनों देशों के सामने कोई स्पष्ट नीति नहीं रखी। इसी बीच पाकिस्तान की सेना और कबायलियों ने मिलकर के कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और कश्मीर के राजा हरि सिंह को ये विश्वास नहीं था। अतः उसने क्या किया, भारत सरकार से सैनिक सहायता के लिए कहा। भारत सरकार ने राजा को लिखा कि जब तक कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो जाता तब तक सेना के द्वारा सहायता देना बहुत मुश्किल और नहीं दी जा सकती है।
तो क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में राजा ने कश्मीर में भारत के विलय करने पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद में जो पटेल हैं इन्होंने ही भारत सरकार की तरफ से 27 अक्टूबर को कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी और सुबह उठ करके नेहरू ने कहा कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तो आज जो पीओके उनके कब्जे में है, वो पीओके अगर नेहरू ना रोके होते तो आज शायद पीओके पूरा का पूरा भारत के हिस्से में होता, पाकिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। 58 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कर्नल रणजीत सिंह कौन थे? तो जो है बारामूला में पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने के लिए कर्नल रणजीत सिंह शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 59 नंबर प्रश्न है 1947-1948 का युद्ध कितने समय तक चला? तो 1947 और 48 का युद्ध हुआ था 14 महीनों तक लगातार चलता रहा। कितने महीनों तक भैया? 14 महीनों तक लगातार चलता रहा। 60 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, कच्छ के रण का कितना भाग पाकिस्तान को दिया गया था? तो कच्छ का जो रण का विवाद था उसके बारे में आप देखिए, कच्छ का जो रण है वो भारत के गुजरात प्रदेश में पड़ता है और इस क्षेत्र में दलदली भाग ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। जिस समय भारत व पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हो रहा था उस समय कच्छ का रण जो था ये कच्छ रियासत का एक भाग हुआ करता था और कच्छ रियासत का भारत में विलय हो गया तो रण को भी भारत का अंग माना गया। सन 1947 ईस्वी की बात है। रण को भारत का मतलब कि 1947 तक रण को भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता था, परंतु 1965 में पाकिस्तान ने सीमा विवाद खड़ा किया और उसने कहा कि कच्छ का रण जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पाकिस्तान ने स्वतंत्रता को जीवंत रखने के लिए यह बहाना ढूंढा और क्या हुआ कि एक विवाद के रूप में प्रस्तुत किया और अंत में युद्ध के पश्चात पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 30 जून 1965 ईस्वी को ब्रिटेन ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। ये चीज़ देखिएगा। तो कच्छ का रण जो है ये कच्छ के रण का लगभग 9065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, कच्छ के रण के कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए हैं? तो इस निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को जो है नागर पारकर प्रायद्वीप के दोनों ओर का गलियारा, वहीम बाजा का दक्षिणी क्षेत्र, पिराले, वालोकुन, धारावाड़ी, धाड़बेड़ का उच्च भूभाग सौंप दिया गया। ये सब कच्छ के रण का जो समझौता हुआ था उसमें पाकिस्तान को मिला। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौते की क्या सहमति हुई, मुख्य शर्तें लिखिए। ताशकंद समझौता जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था और दोनों पक्ष की बात बताई गई इसमें कि दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान पर ले जाएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 को थे। दूसरी बात, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा ताशकंद समझौते में और भी बातें कहेंगी जैसे कि जो है दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, दोनों देश युद्धबंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे और इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे, दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है ताशकंद समझौते में की गई। 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी दोस्त हमारे साथ जो नए जुड़ रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय वायुसेना के कार्यों को बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में भारतीय वायुसेना जो कार्य किया था उसको बताइए। तो 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारतीय वायुसेना ने सरगोथा, चंगामंगा यानी लाहौर के निकट ही पड़ता है, ये मसरूर ये कराची के पास पड़ता है, सियालवाला यानी कि रावलपिंडी, बादीन यानी कच्छ आदि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों पर आक्रमण किया। ये वायुसेना का प्रमुख कार्य था। ओके, और जो है भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अधिकांश हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। वहाँ से उड़ने वाले जो हवाई अड्डे हवाई जहाज़ थे उन पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र को भारतीय मिग विमानों ने घेर कर नुकसान पहुँचाया। भारतीय हवाई सेना की बमबारी से पाकिस्तान की सारी जो हेकड़ी थी वो सब निकल गई। यह देखकर संसार के सबसे अधिक खतरनाक देश अमेरिका तथा इंग्लैंड भी चकित रह जाते हैं। वे समझ गए कि यदि समय रहते पाकिस्तान को नहीं बचाया गया तो भारत पाकिस्तान को निगल जाएगा। तो इसको देखते हुए उन लोगों ने बचाया आकर के।
और युद्ध विराम हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे 1971 ईस्वी के युद्ध में थल सेना की उपलब्धि लिखिए। तो लोंगेवाला सेक्टर में पाकिस्तान के टैंकों तथा तोपों को नष्ट कर दिया गया। लोंगेवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। अमृतसर सेक्टर में भारतीय सेना में तीव्र आक्रमण करके कुर्की, बेहपुरा, सोमल आदि स्थानों पर अपनी छाप छोड़ी। ये सब जो है क्या हुआ, ये सब थल सेना की उपलब्धि थी। थल सेना या स्थल सेना जिसको आप कहते हैं, और बड़ा सराहनीय काम ये रहा है जो है लोंगेवाला का। लोंगेवाला का एक जो है गदर मूवी में शायद लोंगेवाला के ही युद्ध को दर्शाया गया है, ठीक, जिसमें पाकिस्तानी टैंकों को आप देखिएगा सनी देओल और वो सब रहते हैं, उसमें दिखाया गया है, ठीक। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1947-48 का पाकिस्तान आक्रमण कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लगभग 5000 कबायली 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में घुस आए थे। वे सब राइफलों, मशीन गनों और मोटार से लैस थे। उन्होंने सबसे पहला आक्रमण सीमांत के 2 नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद से किया। उसके बाद गिलगिट, स्कार्द, हाजीपुर दर्रा, पूंछ इलाका जो है, रजौरी का इलाका, झांगर, झब, पीर पंजाल दर्रा की जितनी पहाड़ियाँ वगैरह पड़ती हैं, इन सभी को काफ़ी हानि पहुंचाई। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, जब भारतीय सेना गई तो फिर वहाँ से फिर भागना पड़ा कबायलियों इन सभी को। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था भैया? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। किसने? चीन ने। और जब चीन का युद्ध समाप्त होता है, भारत उसमें पराजय का सामना भारत को देखना पड़ता है। उसके बाद में जन धन की हानि हुई, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत अब थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं पे डरा हुआ है, क्षति हुई इसको, तो ये युद्ध नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठाने के लिए युद्ध किया था, लेकिन उसको फिर से हराता है इंडिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझा जाना। तो BA सेकंड सेमेस्टर का एक प्रकार से ये किसका था, जो है किसका, ये महासंग्राम वीडियो भी चल रही थी, सैन्य विज्ञान के मिलिट्री साइंस का ये महासंग्राम क्लास थी, जो मैंने आपकी एक ही वीडियो में संपन्न करवाई। शिक्षा शास्त्र की 2 वीडियो में संपन्न हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप देख लीजिएगा, महासंग्राम क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आप देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर हमने दे दिया लिखित टाइप का, इसको भी देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा जिनके भी पेपर हैं, ओके। और होम साइंस का महासंग्राम क्लास भी हो चुका है पार्ट 1 का, पार्ट 2 का जल्दी हो जाएगा, तो परेशान ना हो उसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से पार बने रखें, धन्यवाद।